हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो 2026 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर के पीवाईक्यू सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में प्रोग्रामिंग विथ जावा के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे और ये हमारा इस पर तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है A top-down approach is also known as, जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टेप वाइज डिजाइन, टॉप टू टॉप डिजाइन या डाउन टॉप डिजाइन। तो ये टॉप डाउन अप्रोच जो होता है इसको हम स्टेप वाइज डिजाइन भी कहते हैं। इसके अलावे इसको हम लोग स्टेप वाइज रिफाइनमेंट या स्टेप वाइज डीकंपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, डाउन टॉप डिजाइन जो है ये कोई टर्म नहीं होता है। एक्चुअल टर्म जो होता है आपका ये टॉप डाउन होता है या बॉटम अप होता है। क्या होता है? बॉटम अप डिजाइन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास, इन टॉप डाउन अप्रोच ईच मॉड्यूल कैन बी सॉल्व इंडिविजुअली। दस टॉप डाउन अप्रोच में हर एक मॉड्यूल को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। क्यों? रिड्यूसिंग टाइमिंग, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूसिंग मेमोरी या नन ऑफ द एबव। तो अलग अलग सॉल्व करने से क्या होता है कि उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्मॉल और इंडिपेंडेंट जो मॉड्यूल होता है उसमें ब्रेक करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में ब्रेक करने से क्या होता है? उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास, डिफरेंट मॉड्यूल्स कैन बी रिटेन बाय डिफरेंट पीपल। दस अगर अलग अलग मॉड्यूल जो है अलग अलग आदमियों के द्वारा लिखा जा रहा है तो उससे क्या होगा? सेव मेमोरी, सेव मनी, सेविंग एफर्ट या सेविंग टाइम। तो इससे क्या होगा? अगर मॉड्यूल अलग अलग आदमी के द्वारा लिखा जा रहा है तो इससे आपका टाइम जो होता है वो सेव होता है, यानी कि सेविंग टाइम होगा। नेक्स्ट है, the sum of the smaller solutions will solve the overall problem. This divide and conquer approach is called top down design, bottom up design, टॉप टू टॉप डिजाइन या नॉन ऑफ दी एबव। तो हमने पीछे देखा था, इसको हम बोलते हैं क्या? टॉप डाउन डिजाइन। ठीक है, स्मॉलर सॉल्यूशंस में ब्रेक करते हैं और उसको फिर जोड़ देते हैं तो क्या होता है? ओवरऑल प्रॉब्लम हमारा मिल जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? जितना भी लार्ज प्रॉब्लम है, पीछे देखा था हमने कि उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिकर्सिव जो होता है स्मॉल और इंडिपेंडेंट सब मॉड्यूल में ब्रेक कर देते हैं। और तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि हम लोग का जो मॉड्यूल हम ब्रेक किए हैं वो अकेला अकेला सॉल्व ना हो जाए। एक जो हम सब प्रॉब्लम बनाए हैं उसको ब्रेक करके वो अकेला अकेला सॉल्व ना हो जाए। जब अकेला अकेला सॉल्व हो जाएगा तो उन सारे सॉल्यूशंस को ऐड करके हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है टॉप डाउन अप्रोच। द डेवलपमेंट ऑफ ए इज द की स्टेप इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किस चीज का डेवलपमेंट जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का की स्टेप होता है? प्रोग्राम, स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम या नन ऑफ दीज। तो जो की होता है, की स्टेप जो आपका होता है वो आपका होता है एल्गोरिदम। ठीक है, हम लोग एल्गोरिदम को ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ ए प्रोग्राम। ब्लूप्रिंट ऑफ ए प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं। Which step of an algorithm determine both the starting and ending point for the solution solving the problem? ठीक है, कौन सा स्टेप जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होता है प्रॉब्लम का वो डिटरमाइन करता है। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या आता है? स्टार्टिंग पॉइंट मतलब होता है कि इनपुट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द इनपुट। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग द आउटपुट। ठीक है,
तो इसमें कौन सा होगा, एनालाइज द प्रॉब्लम, ऑब्टेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम, रिव्यू द एल्गोरिथम। तो पहला जो है, हम जब एनालाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो उसमें हमको पता चलता है कि इसका इनपुट क्या हम देने वाले हैं, उसका फाइनल आउटपुट क्या बनेगा। उसके बेसिस पर भी क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं। क्लियर है। तो हमें जब प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तब हमें इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपने पास, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का फाइनल स्टेप क्या है, ऑब्टेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम, या रिव्यू द एल्गोरिथम। तो ये आपका जो है फोर्थ वाला रिव्यू द एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम का आपका फाइनल स्टेज है। ये जो आपके ऑप्शंस लिखे गए हैं वो सीक्वेंस में है, यानी ये एल्गोरिथम का पहला स्टेज है, एनालाइज द प्रॉब्लम एल्गोरिथम का सेकंड स्टेज है, और डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम का थर्ड स्टेज है, और रिव्यू द प्रॉब्लम आपके एल्गोरिथम का फाइनल स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज है। क्लियर है आता है। नेक्स्ट है अपने पास, द डेवलपर मस्ट क्रिएट एन एल्गोरिथम दैट विल सॉल्व द। डेवलपर जो होता है एल्गोरिथम किस लिए बनाता है, क्लाइंट क्वेश्चंस, क्लाइंट कंफ्यूजन, क्लाइंट कॉम्प्लेक्सिटी, या क्लाइंट प्रॉब्लम। तो जो एल्गोरिथम बनता है वो क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ए मेथड इज ए मेथड दैट कॉल इटसेल्फ। कौन सा मेथड है जो खुद को कॉल करता है, कॉलिंग, रिकर्सिव, स्ट्रक्चर, या स्टैटिक। तो आपका जो रिकर्सिव मेथड है वो मेथड खुद को कॉल करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास, फाइनाइट रिकर्सिव प्रोसीजर कंटेन्स ए। अगर रिकर्सिव प्रोसीजर हमारा है जो कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, उसमें क्या होता है, वैलिड टेस्ट केस, invalid test case, sometimes valid and sometimes invalid, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा वैलिड टेस्ट केस। अच्छा, फाइनाइट रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो रिकर्सिव फंक्शन जो है अपने आप को बार बार कॉल करता है। तो रिकर्सिव फंक्शन को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करने के लिए हमको या तो एक बेस केस बनाना पड़ेगा, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं वैलिड टेस्ट केस, ये हमें बनाना पड़ेगा ताकि रिकर्सिव जो है वो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट कर सके। अगर हम बेस कंडीशन नहीं देंगे तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन जो है खुद को कॉल करेगा और वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। जब बेस कंडीशन नहीं है तो वो अपने रिकर्सिव जो कॉलिंग है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, वो इनफाइनाइट केस में फंस जाएगा, इनफाइनाइट लूप बना लेगा, जिसके चलते हमारा सिस्टम जो है वो एरर देगा, और एरर क्या देगा, वो देगा स्टैक ओवरफ्लो। ये एरर दे देगा हमारे पास, स्टैक ओवरफ्लो का एरर दे देगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप, बाइट, स्ट्रिंग, इंटीजर, या फ्लोट। तो हमारे पास स्ट्रिंग जो होता है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस डाटा टाइप। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस डाटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइट का उपयोग जो होता है हम लोग इसको स्मॉल होल नंबर में करते हैं, तो स्मॉल होल नंबर को दिखाना होता है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है वो -128 से लेकर के प्लस के 127 तक डाटा होल्ड कर सकता है, इसका ये रेंज होता है। क्लियर है। इंटीजर जो होता है, जब हमें बड़े होल नंबर को दिखाना होता है तब हम इंटीजर का यूज करते हैं, और फ्लोटिंग का यूज करते हैं जब हमको फ्रैक्शन नंबर दिखाना होता है। क्या, जब हमको फ्रैक्शन नंबर दिखाना होता है तब हम इस इंटीजर का उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो अगर हम देखें टाइप डाटा टाइप में, तो हमारे पास दो डाटा टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो हमारा बेसिक होता है, इसके पास जो मेमोरी होती है वो फिक्स होती है। और प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन कौन से हैं, तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बुलियन। इस डाटा टाइप को हम 4 टाइप्स में बांटते हैं। इंटीजर जो होता है ये आपका होल नंबर को स्टोर करने के काम आता है बिना किसी डेसिमल के। इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, तो इंट आता है, लॉन्ग आता है और शॉर्ट आता है। क्लियर है।
फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें हम, तो ये जो नंबर है वो स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर को, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। और इसमें आते हैं आपके फ्लोट और डबल। कैरेक्टर जो होता है आपका सिंगल लेटर को स्टोर करता है, डिजिट्स को स्टोर करता है, पंक्चुएशन मार्क को स्टोर करता है, स्पेस को स्टोर करता है। और इसमें आते हैं आपके कैर। बुलियन जो होता है केवल दो पॉसिबल वैल्यू को स्टोर करता है, एक को बोलते हैं ट्रू, एक को बोलते हैं फॉल्स। और इसमें आते हैं आपके बुल या बुलियन। ये हमारे जो थे वो प्रिमिटिव डाटा टाइप थे। अगर हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करें तो ये डाटा टाइप जो होता है आपका ये मोर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप होता है, जिसको प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। दे डू नॉट स्टोर द एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली, ये एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, ये आपका मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, जिसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं। एड्रेस क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं। इसीलिए इस डाटा टाइप को भी क्या बोलते हैं? रेफरेंस डाटा टाइप बोलते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका डाटा कहाँ पे स्टोर है, उसके ये मेमोरी एड्रेस को ये पॉइंट करता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो स्ट्रिंग होते हैं, अरे होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं, और इंटरफेसेज होते हैं। स्ट्रिंग जो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। अरे क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप, एक ही डाटा टाइप का ये क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट दैट ग्रुप वेरिएबल एंड फंक्शन, क्लास और ऑब्जेक्ट में वेरिएबल और इनके फंक्शंस के ग्रुपिंग किए हुए होते हैं। इंटरफेस क्या होता है? स्ट्रक्चर्स होता है दैट डिफाइन ए सेट ऑफ मेथड ए क्लास मस्ट इंप्लीमेंट while providing full implementation in the detail। क्लियर यहाँ पर? तो नॉन प्रिमिटिव में आपके ये चार होते हैं, स्ट्रिंग, अरे, क्लास और ऑब्जेक्ट और इंटरफेसेस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है अपने पास व्हाट इज द रेंज ऑफ द कैर टाइप। ठीक है, कैर जो डाटा टाइप है उसका रेंज कितना होता है? 0 से 216, 0 से 215, 0 से 32,765 और 0 से 65,535। तो आपका जो कैर डाटा टाइप का रेंज होता है वो होता है 0 से 65,335। अगर हम जावा की बात करें तो जावा में कैरेक्टर जो होता है आपका वो 16 बिट अनसाइंड इंटीजर के रूप में डाटा को होल्ड करता है, जिसका स्पेस होता है 2 बाइट। जब 2 बाइट होता है तो मेमोरी कितना लेगा? 2⁻16। वैसे 2⁻16 को सॉल्व करें हम तो आएगा आपका 65,335। ठीक है, 336 आएगा, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है इसलिए कितना हो जाएगा? 335 हो जाएगा। अगर हम इसी को सी में बात करें, सी लैंग्वेज में बात करें तो ये आपका 1 बाइट का डाटा स्टोर करता है। ठीक है, और सी में ये दोनों होता है, साइंड भी होता है और अनसाइंड भी होता है। अगर साइन की हम बात करें तो साइन का रेंज हो जाता है -128 से +128। साइंड कैरेक्टर की बात करें हम तो इसका रेंज होता है -128 से +127। और अनसाइंड की बात करें हम तो ये होता है 0 से आपका लेकर के 255 तक। क्लियर है? तो सी में अगर पूछा जाए आपका तो इसका रेंज ये है, और अगर जावा में पूछा जाए तो जावा में आपका रेंज ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए हम कुछ और देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बाइट की, तो बाइट आपका जो होता है वो 1 बिट डाटा लेता है। ये बाइट हम स्टार्ट याद कर लेते हैं। बाइट जो होता है वो 1 बाइट का डाटा लेता है और इसका रेंज होता है -128 से +128 तक। अगर शॉर्ट की बात करें हम तो शॉर्ट आपका 2 बाइट डाटा लेता है और इसका रेंज ये होता है। इंटीजर की बात करें हम तो ये होता है आपका 4 बाइट का डाटा लेता है। लॉन्ग की बात करें तो ये 8 बिट का लेता है। फ्लोट की बात करें अगर हम तो ये भी 4 बिट लेता है। डबल आपका 8 बिट लेता है और कैर जो आपका है 2 बिट लेता है, जो आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और रेंज देखेंगे आपका 65,535 तक आपका ये रेंज होता है। बुलियन की बात करें हम तो 1 बिट लेता है, फॉल्स या ट्रू जो भी होता है। अगर डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो बुलियन जो होता है इसका फॉल्स होता है, ये भी आप इसको याद रखेंगे। बाकी सब में तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है नहीं, सबका डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, इससे कुछ ज्यादा याद करने लायक नहीं है। आपको डाटा टाइप के साथ मेमोरी साइज याद करना है और ये डिफॉल्ट वैल्यू का केवल बुलियन का याद रखना है जो कि फॉल्स होता है। नेक्स्ट है अपने पास कैन अपीयर एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ ए जावा मेथड। इनमें से कौन सा है जो जावा मेथड के बॉडी में हम कहीं भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं।
डिफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, डिफाइन है और आपका ये पैकेज है। तो हम लोग डिक्लेरेशन जो होता है जावा में पूरी बॉडी में कहीं भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही है। ठीक है, जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनको जावा में कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी में हमें फंक्शन के बिगिनिंग में ही, फंक्शन के शुरू में ही सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। पैकेज की बात करें अगर हम, तो पैकेज जो होता है ये स्टेटमेंट जो होता है सबसे टॉप पे इसको लिखा जाता है। ठीक है, कभी भी ये मेथड के या क्लास के अंदर में नहीं लिखा जाता है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है जो सबसे वेरी टॉप पे लिखा जाता है वो कौन लिखा जाता है, पैकेज ही लिखा जाता है। मस्ट बी द फर्स्ट नॉन कमेंट स्टेटमेंट इन ए फाइल, पैकेज, क्लास, ऑब्जेक्ट या डिक्लेरेशन। इसमें बात करें जो ही मैंने बताया कि पैकेज जो होता है आपका फर्स्ट नॉन कमेंट स्टेटमेंट है फाइल होता है। फाइल में सबसे पहला लाइन जो होता है वो पैकेज होता है और एक जावा फाइल में आपके पास एक पैकेज हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां देखिए, यहां पे हम पहले जो है वो हम कमेंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कमेंट के बाद जो पहला लाइन आएगा वो आपका पैकेज का होगा। ठीक है, फर्स्ट नॉन कमेंट लाइन जो आपका होता है वो कौन होता है, पैकेज होता है। पैकेज के बाद अगर लिखना है तो हम उसमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इंपोर्ट के बाद आपका आता है क्लास। ठीक है, तो ये आपके ये सीक्वेंस में है। क्लियर है, पैकेज के बाद पूछा जाए तो इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद क्लास। अगर ये पैकेज इंपोर्ट नहीं है तो उसके अलग बात है कि हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो पैकेज और इंपोर्ट को इस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, पहले पैकेज को उसके बाद इंपोर्ट क्लास को। इज पास टू ए मेथड बाय यूज ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, इसको कॉल बाय रेफरेंस मेथड में पास किया जाता है, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, मेथड्स को या ऑपरेटर्स को। तो वेरिएबल्स को जो होता है वो कॉल बाय रेफरेंस में पास किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। एवरी मेथड ऑफ ए इज इम्प्लिसिटली फाइनल। ठीक है, किस क्लास का मेथड जो होता है वो इम्प्लिसिटली फाइनल होता है, अपने आप से वो फाइनल हो जाता है। स्टैटिक क्लास, डायनेमिक क्लास, फाइनल क्लास या अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो फाइनल क्लास के जो मेथड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फाइनल हो जाते हैं। अगर हम किसी भी क्लास को फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो इस क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं वो आपके फाइनल हो जाते हैं और इस क्लास को कहीं भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है और इसको इनहेरिट भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फाइनल क्लास जो है वो इनहेरिटेंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इसके मेथड्स को ओवरराइड भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण इस क्लास का सारा जो मेथड होता है वो आपका फाइनल के जैसा बिहेव करता है। ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज क्रिएटेड, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको बनाने के बाद मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, डबल, इंट, स्ट्रिंग या मेन। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है इसको बनाने के बाद मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। तो बोलता क्या है कि इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्प्लिसिटली इम्यूटेबल। ठीक है, इम्प्लिसिटली इम्यूटेबल इसका मतलब होता है कि अगर हम इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एक बार कहीं मेमोरी अलोकेट कर देते हैं, ठीक है, उसको मेमोरी अलोकेट हो जाता है तो इस स्ट्रिंग को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस स्ट्रिंग पे कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो पुराने स्ट्रिंग को छोड़ करके एक नए मेमोरी में नए स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा और एक नया मेमोरी इसको अलोकेट कर देगा। इसका मतलब कि स्ट्रिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? What if anything is wrong with the following code? नीचे जो कोड दिया है इसमें क्या गलत है? void टेस्ट इंटेक्स, स्विच एक्स, केस 0, केस 2, सॉरी केस 1, केस 2, केस 0, डिफॉल्ट है केस 4। अगर आप इस केस को अच्छी तरह से देखेंगे, इस कोड को अगर देखेंगे तो इसमें से आपके कोड में कुछ भी गलती नहीं है, यानी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कोड। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है।
व्हाट इज बाइट कोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा? जावा के कंटेक्स्ट में बाइट कोड क्या होता है? द टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय ए जावा कंपाइलर। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। बाइट कोड जो होता है जावा कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया हुआ कोड होता है। ए पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ, जो पैकेज हम लोग लिखते हैं उसमें किस चीज का कलेक्शन होता है? क्लास का, इंटरफेस का, एडिटिंग टूल का, क्लास और इंटरफेस का। तो पैकेज में आपका जो कलेक्शन होता है वो होता है क्लास और इंटरफेसेज का, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावे अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास इनुमरेशंस का भी कलेक्शन होता है। इसके अलावे एनोटेशंस का भी कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इन 4 चीज का होता है क्लास, इंटरफेस, इनुमरेशन या एनोटेशंस। इन 4 चीज के आपके इसमें कलेक्शंस होते हैं। Which of these can be used to fully abstract a class from its implementation? Object, package, interface या none of these? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है अपने पास which of these class is used to read character in a file? फाइल में कैरेक्टर को रीड करने के लिए किस क्लास का यूज किया जाता है? फाइल रीडर, फाइल राइटर, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसमें आपका यूज किया जाता है फाइल रीडर को। क्या करना है इसमें? रीड करना है, तो फाइल रीडर को। ठीक है, फाइल राइटर जो होता है, फाइल राइटर क्लास का यूज हम लोग फाइल में कैरेक्टर को राइट करने के लिए करते हैं। कैरेक्टर को राइट करने के लिए, कैरेक्टर को रीड करने के लिए फाइल रीडर, और फाइल राइटर जो होता है कैरेक्टर को राइट करने के लिए। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है? तो इस क्लास का यूज जो होता है इमेज फाइल या ऑडियो फाइल, इन 2 फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? रीड करने के लिए किया जाता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर, इस क्लास का यूज हमारे पास जो ये इमेज और ऑडियो फाइल थे, इस इमेज और ऑडियो फाइल को कैरेक्टर फाइल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बाइट, इंट एंड लिटरल नंबर्स इज प्रमोटेड टू विच ऑफ दिस? अगर आपका एक्सप्रेशन में बाइट है, इंट डाटा टाइप है और लिटरल है, तो उसको जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली प्रमोट कर देता है किस में? इंट में, लॉन्ग में, बाइट में या फ्लोट में। तो ये कर देता है आपका किस में? इंट में। इसका क्या रूल है? तो जावा का रूल ये कहता है आपके पास कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल इंटीजर से छोटे या उसके बराबर है, तो इंटायर एक्सप्रेशन प्रमोट होकर के आपका इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सबसे बड़ा जो होता है उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। क्लियर आता? अगर हम जावा में मैथ ऑपरेशंस की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो होता है बाइट डाटा टाइप में कभी इवैल्यूएट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली इसको भी इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देता है या इंटीजर में ही प्रमोट कर देता है। Which of these is necessary to specify at time of array initialization? array initialization के समय किसको स्पेसिफाई करना कंपलसरी है? रो, कॉलम, बोथ रो एंड कॉलम, नॉन ऑफ दी अबव। तो इसमें सबसे जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं उस समय रो को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जब भी हम अरे इनिशियलाइजेशन करते हैं तो उसके समय हमें रो को डिफाइन करना कंपलसरी होता है, जबकि जो कॉलम है ये हमारा ऑप्शनल है, इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हम यहाँ पे तो हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं इंट, एक अरे हम लिए हैं, इसका नाम हम रख रहे हैं क्या? वैलिड अरे रख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे इनिशियलाइज? तो न्यू इंट, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये रो होता है और ये कॉलम होता है, तो रो में हमें नंबर जो देना है कि हम कितने रो का हम अरे बना रहे हैं, तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रो का अरे बना रहे हैं। ये कॉलम है, अब कॉलम को चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉलम को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जो इससे अरे बनेगा हम इसको बोलते हैं जैक्ड अरे।
क्या बोलते हैं, जैक्ड अरे। अब चाहे तो इसमें अरे में डाल सकते हैं 2 3 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको खाली छोड़ दिए तो इस अरे का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जैक्ड अरे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अब इस रो में हम अलग अलग कॉलम को बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 रो है, 1 है 2 है और तीसरा रो है। इस रो में मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है, 5 कॉलम हो गया। इसमें हमारे पास 3 ही है, इसमें 3 कॉलम हो गया। और थर्ड रो में हमारे पास 4 है, इसमें 4 कॉलम हो गया ना। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो हम इस टाइप के अरे को बोलते हैं क्या, जैक्ड अरे, जिसमें रो तो हमारे पास फिक्स है लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है, हम कॉलम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे हम बोल देते हैं यहाँ पे हम कॉलम लिख देते हैं 5, फिर यहाँ कॉलम स्पेसिफाई हो गया कि रो 3 के साथ साथ कॉलम यहाँ हमारा 5 तक जाएगा हर एक रो में। अगर ये नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब कि हमारा कॉलम जो है फिक्स नहीं है। क्लियर है? आता नेक्स्ट अपने पास विच डाटा टाइप वैल्यू इज रिटर्न बाय ऑल ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शन से कौन सा डाटा टाइप रिटर्न होता है, इंट, फ्लोट, डबल या लॉन्ग। तो इस मैथ के ट्रांसेंडेंटल डाटा टाइप में जो रिटर्न टाइप आता है वो हमारा आता है डबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शन के अंतर्गत आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन जो आते हैं आपको वो ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शन में आते हैं, क्योंकि जब भी इनका आउटपुट निकालते हैं हम, जब भी इनका आंसर आता है तो मैक्सिमम केस में आपका इररेशनल आता है। कैसा आता है, रैशनल इररेशनल आता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा। तो हमने देखा है कि पीछे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के या तो फ्लोट का यूज करते हैं और डबल का यूज करते हैं। तो डबल जो होता है वो मैक्सिमम मेमोरी लेता है या ज्यादा मेमोरी लेता है, इसलिए हम ट्रांसेंडेंटल मैथ फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होता है वो डबल रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास विच इज ए वैलिड डिक्लेरेशन विद इन एन इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर जो होता है आपका वो कौन सा इसमें वैलिड डिक्लेरेशन है, पब्लिक स्टैटिक शॉर्ट स्टॉप 23, प्रोटेक्टेड शॉर्ट स्टॉप 23, ट्रांजिएंट शॉर्ट स्टॉप 23, फाइनल वॉइड स्टार्ट शॉर्ट स्टॉप। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक स्टैटिक शॉर्ट स्टॉप 23। जावा इंटरफेस में आपका हर एक वेरिएबल जो होता है वो इम्प्लिसिटली या तो पब्लिक होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है या फाइनल होता है। हम इंटरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं। इंटरफेस में हम लोग वेरिएबल को एज ए पब्लिक और स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, जिसके चलते इसके रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंटरफेस का जो मेंबर होता है वो पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता है। इंटरफेस के अंदर हम लोग प्रोटेक्टेड को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरफेस के मेथड को जरूरत पड़ने पे ओवरराइड भी किया जा सकता है, क्लियर है, और उसके अदर क्लासेस द्वारा इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। इसलिए हम जो इंटरफेस का जो मेथड है उसको फाइनल यूज नहीं करते। फाइनल यूज करने पे ये हमारा जो होता है वो अबस्ट्रैक्ट क्लास के जैसा हो जाता है, जिसके चलते हम इसे फिर फाइनल हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन इंटरफेस। इंटरफेस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। मेथड इनसाइड इंटरफेस कैन बी स्टैटिक, फाइनल, नेटिव और स्ट्रिक्ट एक्टिव। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड वन और मोर अदर इंटरफेस। इंटरफेस कैन नॉट इंप्लीमेंट ए क्लास। इंटरफेस कैन नॉट बी नेस्टेड इनसाइड अदर इंटरफेस। तो कौन सा वाला सही है, तो इंटरफेस कैन नॉट इंप्लीमेंट ए क्लास, ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो सही है। ठीक है, मेथड जो होता है इंटरफेस के अंदर वो आपका स्टैटिक हो सकता है, हमने पीछे देखा फाइनल, और नेटिव जो होता है ये नहीं होता है। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड वन और मोर अदर इंटरफेस, तो हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इंटरफेस कैन नॉट बी नेस्टेड, इसको लोग नेस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। Which of the following is true regarding the continuing statement in a for loop?
फॉर लूप के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। कंटिन्यू ट्रांसफर्स द कंट्रोल फ्लो टू द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ द फॉर लूप। कंटिन्यू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्लो टू द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ द फॉर लूप। कंटिन्यू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्लो टू द अपडेट स्टेटमेंट ऑफ द फॉर लूप। ये आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। अगर हम फॉर लूप के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद आपका यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपके पास यहाँ होते हैं कंडीशन, और तब जाकर के आपके पास होता है अपडेट। ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम में हम कंटिन्यू मिलता है, ठीक है, कंटिन्यू मिलता है तो ये तुरंत क्या करता है, बाकी नीचे बचा हुआ जितना भी स्टेटमेंट है सबको स्किप कर देता है और कंट्रोल हमारा अपडेट के पास चला जाता है। ठीक है, और कंट्रोल जो होता है वो अपडेट स्टेटमेंट पर जंप कर जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। The Java compiler produces a code for JVM which is executed by a Java interpreter। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। जावा कंपाइलर जो होता है JVM के लिए कोड बनाता है। नेक्स्ट है अपने पास which of the following is not a valid declaration of a top level class। जो सबसे ऊपर का टॉप लेवल क्लास होता है उसके लिए कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है, नोट पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे तो आपका स्टैटिक जो होता है ये आपका वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। स्टैटिक क्लास टेस्ट ये आपका वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है, किसके लिए, टॉप लेवल क्लास के लिए। ठीक है, तो टॉप लेवल क्लास जो आपका होता है हम उस क्लास को बोलते हैं जो डायरेक्टली आपके सोर्स फाइल के अंडर में डिक्लेयर होता है। कहां डिक्लेयर होता है, सोर्स फाइल के अंदर में डिक्लेयर होता है, किसी क्लास के अंदर में इसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। इसलिए टॉप लेवल क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। स्टैटिक मॉडिफायर को हम लोग जो यूज करते हैं वो क्लास लेवल पे यूज करते हैं। ठीक है, क्लास लेवल पे यूज करते हैं, सोर्स फाइल प्रोग्राम लेवल पे यूज नहीं करते हैं। कहां यूज करते हैं, क्लास लेवल पे। ठीक है, अब अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो फाइनल दिया हुआ है। फाइनल और पब्लिक मॉडिफायर को हम किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लास के पहले आना पड़ेगा। टॉप लेवल क्लास के साथ फाइनल का यूज करना पूर्णतः सही है, ऐसा हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बस इसका मतलब ये होता है कि इस क्लास को अब हम कहीं भी एक्सटेंड या इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात करें हम तो क्लास को हम डॉलर साइन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए वैलिड है। ये नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे टू टेस्ट तो ये गलत हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट 2। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डॉलर साइन से हमारा स्टार्ट हो सकता है। क्लियर है? अगर हम चौथे की बात करें तो ये भी आपका जो वैलिड डिक्लेरेशन है अब्स्ट्रैक्ट हम उसमें यूज कर सकते हैं। बस इसका ये मतलब हुआ कि इसका हम इंस्टेंस नहीं बना सकते हैं, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। बस इसका मतलब यही होता है, लेकिन हम ऐसा क्लास बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये आज का हमारा वीडियो जो था प्रोग्रामिंग विथ जावा, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।